नमस्कार दोस्तों। समास के अंतर्गत अपनी जो गत क्लास में जो अपनी बात हुई तत्पुरुष समास की, आज हम समास के अगले भेद की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, इसका तीसरा भेद जो होता है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास समास के 6 भेदों में से अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के हम गत कालांश में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रमधारय समास की। तो क्रमधारय समास में सबसे पहली चीज़ हम देखें यहाँ पे क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, पहली चीज़ ये देख लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि एक तरह से देखें तो हम पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 ही भेद किए थे। यहाँ पर ये देखें कि इस समास का तत्पुरुष समास की तरह ही क्या होता है, उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। यानी जो भी विभक्ति जो है, कोई लिंग है, वचन है, क्रिया है, उसका सीधा संबंध प्रथम पद से न होकर के किससे होता है, उत्तर पद से होता है। यहाँ पदों के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है या कहें उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। इस प्रकार की विशेषता को दर्शाने वाला जो समास होता है वो क्रमधारय समास के नाम से जाना जाता है। कुछ उदाहरणों की चर्चा देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे अपने पास समझ आ जाए वीर बाला। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि यहाँ पर एक पद है विशेषण और एक पद है यहाँ पे विशेष्य। तो वीर और बाला 2 पद है हमारे पास। यहाँ पे बाला यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का मतलब यहाँ पे क्या, विशेष्य है। और इस विशेष्य की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या हो गया, यहाँ पे वो हो गया विशेषण। वीर क्या है, यहाँ पे विशेषण है। तो यहाँ पर ये देखना है कि पदों के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में समास का नाम क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कहेंगे इसका विग्रह करें तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा, सबसे पहले विशेषण लिखा जाए, वीर है जो बाला, ये हो गया। जैसे अपने पास शब्द आ गया महात्मा शब्द आया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महान प्लस आत्मा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महा है या महान है जो आत्मा, इसका विग्रह बन जाएगा। इसी के आधार पे देखिए हम कुछ शब्दों की इसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे शब्द आ जाए, पूर्णांक शब्द आ जाए, पूर्णांक, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, पूर्ण है जो अंक, ये इसका विग्रह हो गया पूर्णांक का। जैसे यहाँ पे बात करें महाजन शब्द आया, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो जन। यहाँ पे जैसे आ गया महाशय शब्द आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो आशय, महान है जो आशय बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया, बात करें जैसे काली मिर्च शब्द आया तो क्या बन जाएगा, विशेषण पहले काली है जो
मिर्च। कोई भी इस प्रकार का विशेषण की विशेषता बताने वाला आ जाए, जैसे यहाँ पे हरी या लाल जो भी कहें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी है जो मिर्च, हरी है जो मिर्च। यानी यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है। और जो विशेष्य की विशेषता जहाँ पर बताई जाती है वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके अलावा भी देखो हम यहाँ पे बात करें कुछ अन्य शब्दों की, तो कैसे बन जाते हैं। जैसे अपने पास शब्द आ जाता है महादेवी, शब्द आया अपने पास महादेवी, तो ये क्या हो जाएगा, महान है जो देवी, महान है जो देवी। ध्यान रहे इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें जैसे पूर्णांक आया तो पूर्ण है जो अंक, ये बन जाएगा। महाजन में महान है जो जन, यहाँ पर महास्य में महान है जो आस्य, और यहाँ पे काली मिर्च काली है जो मिर्च, और यहाँ महादेवी महान है जो देवी। इस प्रकार से बन जाते हैं। कई स्थितियों में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों भी पद क्या होता है, विशेषण मिल जाते हैं। यहाँ पहला पद विशेषण था, लेकिन ऐसी स्थिति भी कुछ जगह पे बन जाती है जहाँ पे दोनों ही पद क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। जैसे इस प्रकार के उदाहरण आ जाएं, जैसे अपने पास शब्द आ गया लाल सुर्ख शब्द आ गया, लाल सुर्ख शब्द आ गया, तो यहाँ पर ये देखें कि लाल और सुर्ख दोनों विशेषण हैं। सुर्ख का मतलब भी लाल ही होता है, और लाल है वो भी विशेषण है। तो जैसे अपने पास आ गया पीला जर्द, पीला जर्द शब्द आ गया, तो ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पीला भी विशेषण है, तो जर्द का अर्थ भी पीला ही होता है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, लाल है जो सुर्ख का हो जाएगा पूर्ण रूप से लाल, पूर्ण रूप से लाल, या एकदम लाल जिसको बोले वो भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं पूर्ण रूप से पीला, ये पीला जर्द हो जाएगा, या एकदम पीला भी इसको कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक स्थिति इसमें ये बन जाती है, जैसे अपन बात करें उपमेय उपमान की। जैसे अपने पास आया शब्द आ गया नीलाकाश, नील कमल, नील गाय। यहाँ पे ये देखना है कि पहला पद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, और बाद वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, या बाद वाला यहाँ पे विशेष्य आ रहा है। तो ये कैसे बनते जाएंगे, नीला है जो, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश, ये क्या बन जाएगा, नीला है जो कमल, और ये क्या बन जाएगा, नीली है जो गाय। इस प्रकार से यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जा रहा है। और जिन पदों के अंदर विशेष्य विशेषण का संबंध पाया जा रहा है, तो वहाँ पे हमें मान लेना है कि हमारा जो समास बनेगा वो कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इसके उपमेय और उपमान से संबंधित जो आते हैं, जैसे ये आ जाए चंद्रमुख, आ जाए चंद्रमुख है, चंद्रवदन, चंद्रवदन शब्द आ गया। जैसे पाषाण रिधे आ गया, पाषाण रिधे, चरणारविंद शब्द आ गया, चरणारविंद शब्द आया। तो राजीव लोचन आ गया, राजीव लोचन। ये जितने भी पद आ रहे हैं, इन पदों के अंदर क्या हो रहा है, इन पदों के अंतर्गत हमें ये देखना है कि सब के अंदर क्या है कि उपमेय और उपमान का संबंध पाया जा रहा है। यहाँ देखिए मुख क्या है, मुख यहाँ पे उपमेय है, और चंद्रमा यहाँ पे उपमान है, ये उपमान है। ये बात देखनी है, याद रखें कि उपमान बड़ा होता है और उपमेय छोटा होता है। छोटी चीज़ की तुलना हमेशा बड़ी चीज़ के साथ की जाती है, और ये देखें कि बड़ी चीज़ की तुलना कभी भी छोटी से न करें, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये देखना है कि पहले यहाँ पे अपने पास क्या आया है, पहले उपमान आया है, बाद में उपमेय आया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दें, चंद्र रूपी मुख बनेगा या मुख रूपी चंद्र बनेगा, इनकी यहाँ पर हम बात करें। तो सबसे पहले देखें, एक अपने पास मान लीजिए यही शब्द आ जाता मुख चंद्र, तो यहाँ पर देखो उपमान है वो बाद में चला गया, उपमेय पहले आ गया। यहाँ क्या है, उपमान पहले है और उपमान बाद में, तो ये क्या बनेगा, चंद्रमा के समान मुख,
चंद्रमा के समान मुख बन जाएगा। ये चंद्रवदन क्या हो जाएगा? चंद्र के समान वदन मुख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाषाण, पाषाण के समान हृदय हो जाएगा। ये चरणारविंद। अब यहाँ पे देखो, इस बार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखें कि उपमेय पहले आ रहा है तो यहाँ रूपी शब्द का प्रयोग होता है। ये क्या बन जाएगा? चरणारविंद का टुकड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा? चरण प्लस अरविंद, तो ये हो जाएगा अरविंद रूपी, अरविंद यानी कमल, अरविंद रूपी कमल बन जाएगा, अरविंद रूपी कमल। ये राजीव लोचन में ये देखना है कि पहले यहाँ पे क्या आया है? उपमान आया है, तो ये क्या हो जाएगा? राजीव के समान, राजीव के समान लोचन। इस प्रकार से यानी उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि यदि उपमान पहले आता है तो हमें के समान का प्रयोग करना है, और यदि उपमेय पहले आ जाता है तो हमें पदों के बीच में रूपी शब्द का प्रयोग करना है। जैसे देहलता शब्द आ गया, देहलता, तो देहलता में अपन को क्या देखना है? ये लता रूपी देह बनेगा। यहाँ पर अपन को रूपी शब्द का प्रयोग करना है, और अगर यहाँ पे पहले उपमान आ जाता है तो अपन को के समान का प्रयोग करना है। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान से देखनी है। तो इस प्रकार से अपना एक कर्मधारय जो समास है वो पूरा होता है। अब हम अगले समास की बात करते हैं जिसका नाम है द्वंद्व समास। अब हम बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में क्या है, इसकी पहली जो विशेषता बन जाती है द्वंद्व समास की, तो वो यहाँ पे ये है, इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहली विशेषता ये होती है इसकी कि इसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही इसका दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे दोनों ही पद इसके प्रधान पाए जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पदों के मध्य और तथा या अथवा इत्यादि शब्दों का लोप पाया जाता है। शब्दों का लोप पाया जाता है, यानी जो सामासिक पद जो होते हैं तो वहाँ पर और, तथा, या, अथवा इत्यादि शब्दों का लोप पाया जाता है, और विग्रह करते हैं तो हम इनका क्या करते हैं? इनका हम प्रयोग करते हैं। अब इनके आधार पे ही क्या है कि द्वंद्व समास के जो भेद बना दिए गए हैं, तो द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो यहाँ पे हम बात करें, द्वंद्व समास के 4 भेद बनाए गए हैं। तो इसके भेदों की बात करें तो द्वंद्व समास के भेद मुख्य रूप से इसके 3 ही भेद पाए गए हैं, लेकिन चौथा भेद भी यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। 3 भेदों की यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करें। 3 भेद, वो 3 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व की विशेषता ये है कि देखिए, इतरेतर द्वंद्व की हम बात करें, द्वंद्व के अपन ने यहाँ पे 3 भेद बनाने। सबसे पहले अपन इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो इतरेतर द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है। इससे बड़ी बात ये होती है कि इन दोनों पदों के बीच में क्या होता है? और का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे अपने पास शब्द आ गया माता पिता। अब यहाँ पे माता और पिता दोनों ही पद प्रधान है, तो विग्रह करते समय हमें क्या करना है? दोनों के बीच में और का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? माता और पिता शब्द बन जाएगा। जैसे अपने पास आ गया भाई बहन शब्द आया, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई और बहन शब्द बन जाएगा। इसके बाद देखिए हम, जैसे अपने पास शब्द आ गया आकाश पाताल, आकाश पाताल शब्द आया, तो ये क्या बन जाएगा? आकाश और पाताल शब्द बन जाएगा। आकाश और पाताल। जैसे शब्द आया कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन शब्द आया,
तो अब कृष्णार्जुन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्ण और अर्जुन शब्द आ जाएगा। तो यहाँ दोनों ही पद प्रधान हैं और अपने पास शब्द आ गया जैसे हरिहर, हरिहर शब्द आया तो क्या हो जाएगा, हरि और हर शब्द हो जाएगा, हरि और हरे शब्द हो जाएगा। जैसे अपने पास है सीता राम, तो सीता राम में दोनों पदों की प्रधानता तो क्या हो जाएगा, सीता और राम हो जाएगा। ये देखना है आपको। एक बार फिर से हम इसका दोहराते हैं। देखिए दोनों ही पद प्रधान होते हैं, विशेषता यह है दोनों पदों के बीच में केवल और का ही प्रयोग करें और दोनों पदों के प्रधान जितने भी आए हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे माता और पिता में और लग गया, भाई बहन में और लग गया, आकाश और पाताल में और लग गया, और यहाँ कृष्ण और अर्जुन में लग गया, यहाँ पे हरि और हर में लग गया, और यहाँ सीता और राम में लग गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भेद की। द्वंद्व समास का दूसरा जो भेद होता है उसका नाम है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। इस समाहार द्वंद्व से पहले हम ये देखें कि इतरेतर द्वंद्व के अंदर संख्यावाची भी आ जाते हैं। संख्यावाची पद भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। संख्यावाची पदों की बात ये करें जो 1 से 9 तक की संख्या को छोड़ करके, और जो उन वाले जो संख्या होते हैं जैसे 19, 29, 39 उनको सबको छोड़ करके आगे की जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे अपने पास शब्द आ जाए 31 शब्द आ गया, तो 31 शब्द में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे दोनों ही पद संख्यावाची हैं, और जहाँ दोनों ही पद संख्यावाची हो जाते हैं वहाँ पर भी इतरेतर द्वंद्व होता है। कैसे होता है, ये क्या बन जाएगा, 1 और 30 तक बन जाएगा। जैसे अपन कहें 68, 68 तो ये क्या हो जाएगा 8 और 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां दोनों ही पद संख्यावाची आ जाए, एक पहला पद संख्यावाची आ जाए तब तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि अगर दोनों ही पद संख्यावाची आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व ही होगा। ऐसे बहुत सारी संख्याओं के हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके समाहार द्वंद्व की। इसका दूसरा जो भेद होता है उसका नाम है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में ये देखना है कि पहले पद से मिलता जुलता, पहले पद से मिलता जुलता, पहले पद से मिलता जुलता दूसरा पद आ जाए, दूसरा पद आ जाए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय क्या आता है, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय आदि शब्द का प्रयोग होता है, आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अपने पास शब्द आ जाए यहाँ पे धन दौलत, धन दौलत शब्द आ गया, तो यहाँ पे ये देखना है कि धन दौलत में धन से संबंधित ही दूसरा पद है, यानी पहला पद धन है, दौलत भी किससे संबंधित है, धन से संबंधित है। तो जहां पहले पद से मिलता जुलता दूसरा पद आ जाए वहां पे क्या हो जाता है, समाहार द्वंद्व हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, धन दौलत आदि, इसके अंत में आदि लग जाता है। जैसे अपन कहें कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते। अब यहाँ पे क्या करना है, कपड़े से संबंधित ही दूसरा पद लत्ता शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपड़े लत्ते आदि। जैसे अपने पास शब्द आ गया कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। अब यहाँ कीड़े मकोड़े में क्या हो जाएगा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े आदि, ये आ गया। अपन कहें बाल बच्चे, बाल बच्चे, तो यहाँ पे बाल, बाल बच्चे आदि, आदि लगने से सारे आ गए। जैसे अपन कहें पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, तो ये क्या बन जाएगा, पहले पद से मिलता जुलता दूसरा पद आ गया, तो क्या बन जाएगा, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा इसमें हम ये देखें
कि कुछ ऐसे पद होते हैं जो हम अक्सर हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, वो भी समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन कहें नाश्ता वास्ता, नाश्ता वास्ता, चाय वाय, चाय वाय, नाश्ता वास्ता चाय वाय, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? रोटी वोटी, नाश्ता वास्ता, चाय वाय, तो ये क्या होगा? चाय वाय आदि, रोटी आदि। तो यहाँ पर क्या है? आदि शब्द का प्रयोग करके ये भी उदाहरण किसके अंतर्गत जाते हैं? समाहार द्वंद्व के अंतर्गत जाते हैं। अब हम बात करते हैं द्वंद्व के तीसरे वेद की। देखिए द्वंद्व का तीसरा जो वेद है उसकी बात हम यहाँ पे करें। द्वंद्व का तीसरा वेद जिसका नाम है विकल्पक द्वंद्व है, विकल्पक द्वंद्व है। विकल्पक द्वंद्व में क्या होगा कि पदों के मध्य, दोनों पदों के बीच में हमें केवल या का प्रयोग करना है, यानी पदों के मध्य विग्रह के समय, विग्रह के समय या का प्रयोग होता है तथा ये पद एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं, विलोम होते हैं, ये कह सकते हैं। यानी विकल्पक द्वंद्व में जो भी पद आएंगे, पहला पद दूसरे पद का विलोम होगा और दूसरा पद पहले का विलोम होगा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर इन पदों की हम बात करें तो देखिए किस प्रकार के पद, जैसे अपने पास आ जाए सुख दुख, सुख है और दुख शब्द आ गया। तो यहाँ पे सुख दुख में क्या है? दोनों पदों के बीच में अपन को क्या करना है? या का प्रयोग करना है। तो क्या बन जाएगा? सुख है या दुख, दोनों पदों के बीच में ध्यान रखें या का प्रयोग करें। जैसे अपने पास आ गया लाभ हानि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ या हानि बनेगा, लाभ या हानि। जैसे अपन कहें छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा में क्या करें? छोटा बड़ा में हो जाएगा छोटा या बड़ा बन जाएगा। यानी ये जितने भी पद आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं? ये एक दूसरे के विलोम आ रहे हैं और दोनों विलोमों के बीच में ध्यान रखें कि किसका प्रयोग करना है? या का ही, यानी यहाँ विकल्प के रूप में पूछा जाता है। दूसरी चीज ये आती है कि इस समास के अंतर्गत ये चीजें भी आती हैं कि अगर संख्यावाचक में लगातार संख्या का अगर प्रयोग हो रहा है, जैसे अपन इस प्रकार की संख्याओं का बोध करें, जैसे अपन कहें 10 20, तो यहाँ पर भी विकल्पक होता है। कैसे होता है? ये इस प्रकार से बनेगा, देखिए 10 या 20, इस प्रकार से अपन कहें जैसे 40 50 और इसका समास पूछा जाए 40 50, तो अपन को क्या करना चाहिए? यहाँ पे 40 या 50 दोनों के बीच में अपन कहें 1 2, तो अपन क्या करें? इसका विग्रह 1 या 2। तो इस प्रकार के भी अगर कोई उदाहरण आते हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कौन सा समास बनता है? विकल्पक द्वंद्व बनता है। उसमें विकल्प होता है 1 या 2, 40 या 50, जो भी है। अब इसमें एक चौथा भेद भी आजकल पढ़ने को मिलता है। तो चौथे भेद की हम बात करें तो उसका नाम है एक शेष द्वंद्व है। चौथे भेद की हम बात करें, एक शेष द्वंद्व है। इसमें क्या होता है? केवल एक ही पद पाया जाता है, केवल एक ही पद पाया जाता है, लेकिन वह दो पदों का बोध कराता है। कैसे? जैसे अपने पास शब्द आ गया कक्षा, तो कक्षा में देखो पद तो एक ही है लेकिन यहाँ पे ये बोध दो का करा रहा है। कैसे? इसका क्या होगा? छात्र और छात्रा, इन दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? कक्षा का होता है। तो ये ध्यान दें, इस प्रकार का पद आ जाए जहाँ पे पद एक ही है लेकिन ये कक्षा बनती किससे है? छात्र और छात्रा से मिलती है। जैसे अपन कहें दंपत्ति शब्द आ गया, तो इस दंपत्ति में ये देखें पति और पत्नी, पति और पत्नी दोनों से
किसका निर्माण होता है, दंपत्ति का निर्माण होता है। तो ये अपन को देखें, जैसे परिवार आ गया, तो परिवार में भी यही स्थिति होती है। परिवार में क्या बन जाएगा, जैसे माता पिता और बच्चे, माता पिता और बच्चे, इससे क्या बनता है, परिवार। यानी यहाँ पे ध्यान ये देखें कि यहाँ पे पद तो एक एक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बोध कितने का करा रहे हैं, या 2 पदों का बोध करा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक शेष द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज अपना यहाँ पे द्वंद्व समास कंप्लीट होता है। इसके चारों भेदों की चर्चा आप लोगों के सामने की। इसको हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समास मानते हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अगली क्लास में बात करेंगे अपने जो समास बच गए हैं, जिनमें एक तो द्विगु समास की हम चर्चा करेंगे, और एक हमारा जो बहुब्री समास है वो बच गया, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपके सामने रखी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समास है, एक बार में फिर से। तो यहाँ पे आज विराम लेते हैं। जय श्री राम।